एक सुनसान काली रात में नकाब पहने एक कातिल के हाथों एक मशहूर सुपरस्टार की मौत हो जाती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उन्हें 25 साल पुराने एक सीरियल किलिंग केस का सुराग मिलता है। उन्हें लगता है कि मिसेज देशपांडे वापस आ गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है वो तो जेल में बंद है। तो आखिर इस मर्डर के पीछे कौन है? इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। सीरीज के शुरू में हम विराट मल्होत्रा को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। वो फोन करके अपने फ्लैट पर 2 रशियन लड़कियों को भेजने को बोलता है। विराट काफी नशे में था और अपने फ्लैट पर अकेला नाच रहा था। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। विराट को लगा कि वो लड़कियां आ गई हैं, इसीलिए वो दरवाजा खोल देता है, लेकिन सामने कोई और था। उस शख्स ने अपना चेहरा ढका हुआ था। वो अंदर आते ही विराट पर हमला कर देता है और उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे जान से मार डालता है। जाने से पहले वो कातिल कमरे में से एक अवार्ड उठाकर विराट के हाथ पर रख देता है। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों रशियन लड़कियां वहां पर पहुंचती हैं, तो विराट की लाश देखकर चीख पड़ती है और पुलिस को बुलाती है। कमिश्नर अरुण खत्री अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। अरुण को याद आता है कि विराट से पहले भी कुछ लोगों को ठीक इसी तरह गले में रस्सी डालकर मारा गया था। ऑफिसर पल्लवी बताती है कि विराट के कहने पर गार्ड ने सारे सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए थे ताकि लड़कियों के आने के बारे में पता न चले। अरुण को याद आता है कि सालों पहले सीमा देशपांडे नाम की एक औरत सीरियल किलर भी बिल्कुल इसी तरह कत्ल करती थी। अरुण को शक होता है कि कहीं वो जेल से बाहर तो नहीं आ गई। वो तुरंत हैदराबाद जेल फोन करता है, लेकिन जेलर से पता चलता है कि देशपांडे तो अपनी कोठरी में सो रही है। अरुण समझ जाता है कि ये काम किसी और का है। अगली सुबह हम देशपांडे को जेल के अंदर योगा करते हुए देखते हैं। उसका अब नया नाम जीनत है, लेकिन दुनिया उसे आज भी लेडी सीरियल किलर देशपांडे के नाम से ही जानती है। योगा के बाद वो जेल की रसोई में खाना बनाने लगती है। वहाँ अश्मिता नाम की एक कैदी उसकी मदद कर रही थी। तभी जेलर शकुंतला देशपांडे को अपनी केबिन में बुलाती है। जब देशपांडे उसके केबिन में आई तो शकुंतला ने कहा, कल मुंबई के कमिश्नर अरुण ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा, क्या तुम उन्हें जानती हो? देखो, पिछले 5 सालों में मैंने तुम्हारे जैसा अच्छा कैदी नहीं देखा, लेकिन यहाँ आने से पहले तुम क्या थी, क्या करती थी, इसके बारे में तुमने मुझे कभी नहीं बताया। उसी समय टीवी पर विराट मल्होत्रा के कत्ल की खबर चल रही थी। शकुंतला पूछती है, क्या अरुण खत्री के कॉल का इस घटना से कोई कनेक्शन है? शकुंतला पूछती है, क्या तुम कुछ बताना चाहती हो? देशपांडे कहती है, अरुण को एक मैसेज भेजना चाहती हूँ। इधर अरुण से पत्रकार प्रतीक मिलने आता है। प्रतीक कहता है कि पहला मर्डर मॉस्को में हुआ था, दूसरा काली मंदिर में और अब तीसरा कत्ल हुआ है। सबका तरीका बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे 25 साल पहले वाला सीरियल किलर फिर से जाग गया है और अब वो मुंबई में है। हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। रात के समय हम उस सीरियल किलर को एक घर में घुसते हुए देखते हैं। वहाँ एक आदमी अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। तभी वो कातिल अपने चेहरे का मास्क उतार देता है। यही कातिल का चेहरा दिखाया जाता है और सीन कट होता है। अगले दिन अरुण देशपांडे से मिलने आता है। अरुण कहता है, 25 साल बाद मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, वो भी सिर्फ 4 शब्दों का, मैं मदद कर सकती हूँ। क्या तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा? देशपांडे कहती है, हाँ। अरुण पूछता है, बताओ कैसे मदद करोगी? देशपांडे कहती है, आपने सोचा कि मुंबई में जो हो रहा है वो मैं कर रही हूँ। अरुण ये बात मान लेता है। देशपांडे कहती है, आपने मुझे हमेशा बहुत ज्यादा चालाक समझा है। अरुण कहता है, 25 साल पहले मेरे सीनियर्स भी मुझसे यही कहते थे। बाद में जब तुमने अपने 8 कत्लों की बात कबूल की तब सब चुप हो गए। मैं तुम्हें जितना चालाक समझता हूँ तुम मुझसे कई गुना ज्यादा चालाक हो। देशपांडे कहती है, मैं तो जेल के अंदर हूँ और बाहर कोई मुझे कॉपी करके कत्ल कर रहा है। अरुण पूछता है, और तुम्हें लगता है कि तुम इस काम में मेरी मदद कर पाओगी? देशपांडे पूरे भरोसे से कहती है, हाँ मैं जरूर मदद कर सकती हूँ। अरुण बोलता है, उसने अब तक 3 लोगों को मारा है, तुम्हें क्यों लगता है कि वो एक आदमी है? मेरे सामने तो एक औरत बैठी है। देशपांडे कहती है, मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता। मान लेते हैं कि वो एक आदमी है, तो क्या वो बिल्कुल मेरी तरह नकल कर रहा है? अरुण कहता है, हाँ। तब देशपांडे कहती है, तो फिर वो अभी 5 लोगों को और मारेगा। अरुण कहता है, अगर उसे नहीं रोका गया तो इससे भी ज्यादा कत्ल हो सकती है। देशपांडे कहती है, आपको मेरी मदद की जरूरत है। अरुण पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुंबई पुलिस कातिल को नहीं पकड़ पाएगी? ये सुनकर देशपांडे कहती है, पकड़ तो लेगी, लेकिन बहुत समय लगेगा। क्या आपके पास उतना समय है? और जो मैं कर सकती हूँ वो पुलिस कभी नहीं कर पाएगी। मैं एक कातिल की तरह सोच सकती हूँ और ये बात आप भी अच्छे तरह से जानते हो। इसी वजह से आप इतनी दूर आए हो। मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। इसके बाद अरुण अपने सीनियर को देशपांडे के बारे में बताता है। अरुण उसे एक अलग और सुरक्षित जगह पर ले जाने की बात करता है और उसका सीनियर इस बात की इजाजत दे देता है। अगले सीन में हम रघु नाम के एक लड़के को बाइक से कहीं जाते हुए देखते हैं। पुलिस की एक टीम उसका पीछा कर रही थी। रघु एक गैंगस्टर के पास ड्रग्स की डिलीवरी देने आया था। रघु अंदर आकर ड्रग्स के बदले गैंगस्टर से पैसे मांगता है। उसी समय बाहर पुलिस पहरा दे रही थी। कुछ देर बाद जब ड्रग्स की गाड़ी आई तो पुलिस ने उन पर हमला कर दिया और सारा ड्रग्स जब्त कर लिया। पुलिस ने
अंदर जाकर रघु के साथ साथ वहां मौजूद सबको गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद रघु को उन लोगों के साथ लॉकअप में डाल दिया गया। कुछ देर बाद एक ऑफिसर रघु को बाहर बुलाता है। यहाँ पता चलता है कि रघु असल में एक एसीपी है और उसका असली नाम तेजस फारके है। वो ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए एक अंडरकवर मिशन पर गया था, लेकिन असली अपराधी का नाम जानने से पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ऑफिसर इसके लिए उससे माफी मांगते हैं और बताते हैं कि कमिश्नर का ऑर्डर था। तेजस इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद वो अरुण से मिलने जाता है। अरुण तेजस को उस सीरियल किलर केस की फाइल देता है। तेजस फाइल देखना शुरू करता है जिसमें देश पांडे की फाइल भी थी। तेजस कहता है ये कातिल देश पांडे भी तो हो सकती है। अरुण कहता है मैंने उसे गिरफ्तार किया था और वो अभी जेल में है। अरुण बताता है कि मुझे पता था कि उसने सारे कत्ल किए हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक मर्डर का सबूत था। बाकी 7 कत्ल उसने खुद कबूल किए थे। इसके बाद वो नए नाम और नई पहचान के साथ हैदराबाद जेल में शिफ्ट हो गई। अरुण कहता है कि हम मिसेस देश पांडे को अपनी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे। तेजस कहता है कि ये बहुत रिस्की होगा, पर अरुण का कहना है कि ये करना भी बहुत जरूरी है। ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच रहनी थी। अरुण ने एक छोटी टीम बनाई जो देश पांडे की सुरक्षा करेगी। इसके बाद तेजस अपनी पत्नी से मिलने उसके सैलून जाता है। तेजस बहुत दिनों बाद लौटा था, इसलिए उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। रात में तेजस के घर उसके नाना आते हैं जिन्हें वो अजूबा कहता है। तेजस के माता पिता नहीं है, इसलिए अजूबा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तेजस घर पर अपने इस मिशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। इधर देश पांडे ने जेल के अंदर कुछ जहरीले मशरूम उगाए थे। वो कुछ मशरूम तोड़कर उन्हें पीस लेती है और अपने कपड़ों में छुपा लेती है। इसके बाद वो अचानक जेल में बीमार होने का नाटक करती है। उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है। रास्ते में एम्बुलेंस में एक पुलिस ऑफिसर चढ़ता है। असल में देश पांडे ने बीमार होने का सिर्फ ढोंग किया था और ये सब अरुण का प्लान था ताकि इस मिशन के बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो। देश पांडे को वहां से दूर एक सुरक्षित घर पे लाया जाता है। उस घर में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे थे ताकि अरुण हमेशा उस पर नजर रख सके। घर के चारों तरफ बहुत से पुलिस वाले गार्ड के तौर पर तैनात थे। देश पांडे के वहां पहुंचने पर उसकी चेकिंग की जाती है और फिर उसे अंदर भेजा जाता है। देश पांडे बेडरूम में जाती है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को देखकर समझ जाती है कि अरुण उस पर हर वक्त नजर रख रहा है। इसके बाद देश पांडे अपने कपड़े बदल लेती है और जिस कपड़े के अंदर वो मशरूम लाई थी उसे बिस्तर के नीचे छिपा देती है। थोड़ी देर बाद अरुण तेजस को लेकर वहां आता है। तेजस जब उसे उसके पुराने नाम से बुलाता है तो देश पांडे कहती है कि अगर मुझे जीनत नाम से बुलाओगे तो मुझे खुशी होगी। तेजस जवाब देता है मैं देश पांडे ही बोलना पसंद करूंगा, इससे मुझे याद रहेगा कि मैं किसी सीरियल किलर से बात कर रहा हूँ। इसके बाद वो पूछताछ शुरू करते हैं। तेजस तीनों मर्डर की तस्वीर उसे दिखाकर पूछता है क्या आपको इसमें कुछ अलग दिख रहा है। देश पांडे कहती है तस्वीर में उतना ही दिखता है जितना फोटोग्राफर दिखाना चाहता है। मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगी जब मैं खुद उन जगहों को देखूंगी। आखिरी मर्डर विराट मल्होत्रा का हुआ था, मैं उसके घर जाना चाहती हूँ। तेजस इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन अरुण उसे वहां जाने की इजाजत दे देता है। देश पांडे के चेहरे के हाव भाव बहुत ही अजीब थे और उसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी, जैसे वो मन में कोई गहरा राज छिपाए बैठी हो। बाहर आकर तेजस अरुण से कहता है कि मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छुपा रही है। तब अरुण उसे आगाह करता है कि जीनत तुम्हें उतना ही दिखाएगी जितना वो चाहती है, इसीलिए सावधान रहना। इधर वो सीरियल किलर उस घर से आदमी को पकड़कर एक जगह कैद कर देता है। दूसरी तरफ तेजस और अरुण देश पांडे को विराट के फ्लैट पर ले जाते हैं। वहां जाकर देश पांडे पूरे क्राइम सीन को अपने दिमाग में इमेजिन करती है। उसे वहां पर अवार्ड दिखता है जो कातिल ने विराट के हाथ पर रखा था। देश पांडे अरुण से कहती है कि यह कत्ल मेरे तीसरे मर्डर की नकल है। आप तो जानते ही हैं कि वो एक रेपिस्ट था। उसे मारने के बाद मैंने उसका ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड उसके हाथ में रख दिया था और मैंने अपना बयान में ये बात सिर्फ एक बार बताई थी। इसका मतलब ये नकल करने वाला कातिल मेरी फाइल बहुत अच्छे से पढ़ चुका है। तेजस तब अरुण से कहता है आपने कहा था कि ये फाइल सिर्फ 6 लोगों ने पढ़ी है। अरुण कहता है उनमें से एक मैं भी हूँ। तेजस बाकी 5 लोगों के नाम मांगता है और अरुण वादा करता है कि सुबह तक नाम मिल जाएंगे। फिर तेजस देश पांडे से कहता है ये बात तो आप फोटो देखकर भी बता सकती थी। देश पांडे जवाब देती है कातिल की तरह सोचने के लिए मुझे यहाँ आना जरूरी था। मैंने आपका थोड़ा सा वक्त खराब किया है पर मदद तो की है। इसके बाद देश पांडे अरुण से एक फेवर मांगती है। वो एक शेफ थी, इसीलिए वो अरुण से खाना बनाने का सामान मांगती है। अरुण सारा इंतजाम करवा देता है और देश पांडे खाना बनाना शुरू करती है, जबकि एक गार्ड उस पर नजर रखता है। उधर तेजस उन 5 लोगों के बारे में पता लगाता है और अरुण को बताता है कि जिन लोगों ने फाइल पढ़ी थी उनमें से 3 मर चुके हैं और अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, एक आप और डिफेंस लॉयर जिहान। तेजस जिहान से मिलने उसके ऑफिस जाता है। जिहान अपनी फाइलों में देश पांडे की फाइल ढूंढता है लेकिन वो गायब होती है। तब
तब तेजस उससे पूछता है, जरूर आपने अपने लॉकर की चाबी किसी और को दी होगी। जिहान कहता है, ये जरूर मेरे निकम्मे भतीजे का काम है। असल में जिहान का भतीजा होश वो फाइल चुरा कर ले गया था, जिसकी वजह से जिहान उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। जब तेजस होश से बात करना चाहता है तो जिहान बताता है कि वो भी घर पर नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। तभी होश अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचता है। बाइक की आवाज सुनकर तेजस और जिहान खिड़की से बाहर देखते हैं। जैसे ही होश अंदर आता है, हमें पता चलता है कि वही सीरियल किलर है। होश जब तेजस के पास बंदूक देखता है तो वो तुरंत अपनी बाइक लेकर वहां से भाग निकलता है। तेजस उसका पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद तेजस थाने में फोन करके होश की बाइक में डिटेल्स देता है और उसे पकड़ने के लिए बोलता है। तेजस वकील जिहान से होश का कमरा दिखाने को बोलता है। वहां तलाशी लेने पर उसे टॉयलेट के अंदर कागज में लिपटी कुछ चिट्ठियां मिलती हैं। ये चिट्ठियां देश पांडे ने भेजी थी। चिट्ठियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे देश पांडे और होश के बीच कोई रिश्ता है। तेजस ये चिट्ठियां अर्जुन को दिखाता है और बोलता है, मुझे यकीन है कि होश ही कातिल है। देश पांडे हमसे झूठ बोल रही है और ये सब उसका नाटक था। इसके बाद फ्लैशबैक में हैदराबाद की जेल दिखाई जाती है। वहाँ अस्मिता एक गार्ड को छिपकर एक चिट्ठी देती है और बाहर आती है। वहाँ होश उससे मिलने गया था। होश उससे पूछता है कि क्या उसने देश पांडे को उसकी चिट्ठी दे दी है। अस्मिता हाँ कहती है। होश देश पांडे का बहुत बड़ा फैन था और उसकी तरह ही सीरियल किलर बनना चाहता था, इसीलिए वो अस्मिता के जरिए देश पांडे को चिट्ठियां भेजता था और अस्मिता गार्ड की मदद से देश पांडे का जवाब होश तक पहुंचाती थी। इस तरह उन दोनों में बातचीत होती थी। सीन फिर प्रेजेंट में आता है। तेजस अस्मिता से मिली होश की चिट्ठियां देश पांडे के सामने रखता है और उनसे सवाल करता है। तब देश पांडे कहती है, मुझे नहीं पता कि होश को कैसे पता चला कि मैं हैदराबाद जेल में हूँ। वहां कर उसने मुझे मैसेज भेजा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसके बाद उसने अस्मिता को चिट्ठी भेजी जिसमें उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो मेरी असलियत सबके सामने एक्सपोज कर देगा। तेजस कहता है, आप झूठ बोल रही हैं, ये सब कहानी आपने खुद बनाई है। देश पांडे कहती है, होश जैसे बहुत से साइको इस दुनिया में है। तेज कहता है कि ये बात वो इंसान कह रहा है जिसने बिना वजह 8 लोगों का कत्ल कर दिया। देश पांडे शांत होकर कहती है, आप समझ नहीं रहे। दुनिया की खराब हालत देखकर कई पागल लोग पाप करने के लिए उतावले हो जाते हैं। होश भी उनमें से एक है। तेजस कहता है कि होश ने इन चिट्ठियों में बहुत भयानक कत्लों के बारे में लिखा है और आपने उसका सपोर्ट किया। देश पांडे कहती है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तेजस उसकी बात नहीं मानता। वो पूछता है, होश ने जिन 3 लोगों को मारा है उसके बारे में चिट्ठियों में क्यों नहीं लिखा। देश पांडे कहती है, उसे ये नहीं पता था। तेजस इल्जाम लगाता है कि आपने ही उसे उकसाया था। देश पांडे कहती है, पागल लोग कत्ल की बात तो करते हैं पर हर पागल कत्ल नहीं करता। अब कौन सिर्फ बोल रहा है और कौन सच में कातिल है, ये जानना इतना आसान नहीं है। अरुण देश पांडे से पूछता है, उसने 3 को मारा है, आगे वो किसे मारेगा? तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? उसे रोकना बहुत जरूरी है। देश पांडे कहती है, हम कभी आमने सामने नहीं मिले, अगर मैं उससे मिलती तो शायद उसे बेहतर समझ पाती। आप ये चिट्ठियां मेरे पास छोड़ जाइए, जवाब इन्हीं में छिपा है। तेजस गुस्से में वहां से बाहर निकलता है। जब अर्जुन बाहर आता है तो तेजस उसे कहता है, ये औरत हमेशा झूठ बोलती है, इसे 3rd डिग्री देंगे तो ये अपना मुंह खोल देगी। अरुण हताश होकर कहता है, उसका कोई फायदा नहीं, 25 साल पहले ही मैं ये कोशिश कर चुका हूँ। 3 दिन और 3 रात उसे मारा गया, लेकिन वो सिर्फ हंसती रही और एक बार भी मुंह नहीं खोला। तुम अभी गुस्से में हो, थोड़ा सब्र करो। इसके बाद हम देखते हैं कि होश ने जिस आदमी को बांध कर रखा था वो डर के मारे चिल्ला रहा होता है। अरुण जब थाने लौटता है तो ऑफिसर पल्लवी कहती है कि वो भी इस केस में शामिल होना चाहती है। अरुण उसे चेतावनी देता है कि इस केस की कोई भी जानकारी किसी के हाथ शेयर न करे। इधर खाना बनाते समय देश पांडे को होश की एक चिट्ठी याद आती है। वो दोबारा उस चिट्ठी को देखती है और सिक्योरिटी गार्ड ओमकार से कहती है उसकी बात तेजस से करवा दे। तेजस जब फोन उठाता है तो देश पांडे उसे बताती है, होश हमेशा गुस्से में रहता था और अपनी चिट्ठियों में दुश्मनों के बारे में लिखता था, लेकिन जब उसने मुझे अपना दोस्त मान लिया तब वो थोड़ा शांत हुआ। फिर अचानक उसकी चिट्ठियां आना बंद हो गई और 12 जुलाई के बाद उसने जेल आना भी छोड़ दिया। उसकी आखिरी चिट्ठी 17 अगस्त को आई थी, जिसमें वो पहले से कई गुना ज्यादा गुस्सा था। उसने लिखा था, दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब धोखेबाज हैं। 12 जुलाई से 17 अगस्त के बीच कुछ तो हुआ है। मुझे लगता है होश ने कोई नया दोस्त बनाया था और उस दोस्त ने कुछ ऐसा किया जिससे वो भड़क गया। पता लगाइए वो दोस्त कौन है। तेजस अब उस दोस्त की तलाश में जुट जाता है। वो जिहान के पास जाकर पूछता है कि 12 जुलाई से 17 अगस्त तक होश कहाँ था। जिहान कहता है कि वो मुंबई के बाहर 2 दिन भी टिक नहीं सकता, उसका बाहर कोई करियर है ही नहीं। जब तेजस उसके दोस्तों के बारे में पूछता है तो जिहान बताता है कि उसे 10 दिन से ज्यादा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्कूल कॉलेज में उसका कोई दोस्त था ही नहीं। हालांकि जुलाई में उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिला था। एक लड़का था जो उसे घर छोड़ने आता था। मुझे लगा वो दोस्त बन गए हैं, पर कुछ दिन बाद वो भी आना बंद हो गया। तेजस उस साइट पर पहुंचता है और मालिक से होश
होश के बारे में पूछता है। मालिक कहता है उसका तो नाम भी मत लीजिए, उसे काम पर रखकर मैंने कितनी बड़ी गलती जो की थी, मैंने जतिन के कहने पर उसे रखा था। जब तेजस ने जतिन के बारे में पूछा तो मालिक ने बताया कि वो प्रोडक्ट सुपरवाइजर है और बहुत नेक इंसान है। मालिक ने यह भी बताया कि जतिन सोमवार से गायब है। तेजस अब जतिन को ढूंढना शुरू करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होश ने जतिन की पत्नी और बेटी को उन्हीं के घर में कैद करके रखा है। असल में वही आदमी जतिन है जिसे तेजस ढूंढ रहा है। होश उनकी पत्नी और बेटी के लिए खाना लाता है जो बहुत डरी हुई थी। होश बच्ची को चुप कराने के लिए ब्राउनी लेने जाता है। तभी तेजस पुलिस के साथ जतिन के घर को घेर लेता है। होश किचन की खिड़की से पुलिस को देखकर भड़क जाता है। वो जतिन की पत्नी और बेटी को मारने दौड़ता है, लेकिन तभी तेजस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और होश को गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद होश को पूछताछ के लिए इंट्रोगेशन रूम में बिठाया जाता है। पूछताछ वाले कमरे में होश एकदम आराम से बैठा था। तेजस वहां आता है और एक कैमरा सेट करता है। तेजस बहुत दोस्ती भरे अंदाज में होश से बात करता है। वो उन तीनों लाशों की फोटो होश को दिखाकर कहता है कि ये तीनों मर्डर मिसेस देशपांडे के स्टाइल में किए गए हैं। तेजस चाहता है कि होश अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन होश कहता है कि वो पहले देशपांडे से मिलना चाहता है। उसने तेजस से कहा मेरी मीटिंग उनसे फिक्स करवाओ। तेजस बोला मैं सब करवा दूंगा, पर पहले बताओ कि जतिन की बॉडी कहाँ है। होश ने शर्त रखी पहले मीटिंग करवाओ फिर सब कुछ सच बता दूंगा। कमिश्नर अरुण कैमरे के जरिए ये सब देख रहा था। तेजस मजबूर होकर देशपांडे के पास जाता है और कहता है होश ने अभी तक नहीं बताया कि जतिन कहाँ है। अगर उसने जतिन को भी अभी तक नहीं मारा तो उसे बचाने के लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। उसके बाद होश को देशपांडे के पास लाया जाता है। होश बहुत खुश था क्योंकि वो देशपांडे का बहुत बड़ा फैन था और उसने उन्हें कभी देखा नहीं था। मीटिंग के लिए सारी तैयारी की गई। जतिन ने टेबल के नीचे एक स्पीकर लगा दिया और वहाँ कैमरे भी लगे थे। जब देशपांडे और होश की मीटिंग शुरू हुई तो होश एक्साइटेड होकर बोला मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। देशपांडे बोलती है कि तुमने जिस तरह मेरा काम कॉपी किया है उस वजह से तुमसे मिलना तो बनता था। ये सुनकर होश खुश हो गया और पूछा क्या आपको मेरा काम सच में अच्छा लगा। देशपांडे बोलती है मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। बाहर बैठे तेजस और अर्जुन ये सब सुन और देख रहे थे। बातों बातों में होश ने देशपांडे का कोई पुराना सीक्रेट छुपा कर रखने की बात करता है और ये सुनकर देशपांडे थोड़ा गुस्सा होती है और तेजस भी चौकन्ना हो जाता है। देशपांडे ने होश से कहा मैंने तुम्हारी चिट्ठियां पढ़ी हैं जिनमें तुमने लिखा है कि तुम हमेशा सच बोलते हो, इसीलिए अब सच बता दो और खुद को मेरा कॉपी कैट कहना बंद करो। ये सुनकर अरुण और तेजस हैरान हो गए। होश बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब देशपांडे ने कहा तुमने मेरा कोई काम कॉपी नहीं किया क्योंकि तुमने कभी किसी का कत्ल किया ही नहीं। होश ये मानने को तैयार नहीं था। देशपांडे ने उसे उकसाते हुए कहा यह सच है, तुमने किसी को नहीं मारा, तुम में तो किसी को मारने की हिम्मत ही नहीं है, तुम कमजोर और डरपोक हो। होश चिल्लाने लगा कि उसी ने सबको मारा है। देशपांडे बोलती है तुमने बस मनगढ़ंत कहानियां बनाई है जिन्हें सच करने की हिम्मत तुम में कभी नहीं थी। मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ। ये सुनकर होश रोने लगा। असल में जिसे हम अब तक सीरियल किलर समझ रहे थे वो कातिल था ही नहीं। होश थोड़ा सनकी जरूर था पर उसने खून नहीं किया, असली कातिल कोई और है। इसके बाद देशपांडे ने होश से जतिन के बारे में पूछा। होश ने बता दिया कि जतिन कहाँ है। तेजस ने तुरंत पुलिस भेजकर जतिन को सही सलामत बचा लिया। फिर देशपांडे ने होश की तरफ देखकर स्माइल की तो होश ने भी रोना बंद कर दिया। तभी अचानक देशपांडे ने उसका हाथ खींचकर उस टेबल की तरफ झुकाया और एक हाथ से टेबल पर लगा स्पीकर दबा दिया ताकि आवाज बाहर न जाए और होश के कान में चुपके से कुछ कहा। देशपांडे ने स्पीकर दबा रखा था इसीलिए वो क्या कह रही थी तेजस और उसकी टीम साफ साफ नहीं सुन पाए। थोड़ी देर बाद देशपांडे ने स्पीकर छोड़ दिया जिससे आवाज दोबारा आने लगी। इसी बीच होश जोर जोर से रोने लगा। देशपांडे ने उसके कान में कुछ ऐसा कहा था जिसे सुनकर होश रोते रोते जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर तेजस दौड़कर वहां आया और पूछा आपने इससे क्या कहा। तभी वहां अरुण भी आ गया और उसने होश को हॉस्पिटल ले जाने को कहा। तेजस गुस्से में अरुण से कहता है ये औरत हमारे साथ खेल रही है, ये कुछ तो छुपा रही है। अरुण उसे शांत होने को बोलता है और देशपांडे ने अरुण से कहा जतिन अभी जिंदा है, इसका मतलब मुझे कॉपी करने वाला कातिल अभी भी अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है। इसके बाद पुलिस जतिन को सही सलामत बचा लेती है। रात को हम देखते हैं कि एक आदमी बार में एक लड़की के साथ ड्रिंक कर रहा था। वो आदमी काफी नशे में बाहर आता है और अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है। वहीं अंधेरे में रस्सी लिए वो सीरियल किलर खड़ा था। जैसे ही कातिल उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है वहाँ एक ट्रक आकर रुक जाता है। ट्रक को देखकर कातिल छुप जाता है और वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह तेजस देशपांडे के पास जाता है
है। वो खाना बना रही थी। तेजस कहता है कि आपके वजह से जतिन की जान बच गई। वो कल के गुस्से के लिए उससे माफी भी मांगता है। देशपांडे कहती है, मैंने आज एक स्पेशल डिश बनाई है, आप और आपकी टीम इसे खाइए। वो तेजस को खाना देती है। तेजस चुपचाप खाने बैठ जाता है। खाना खाकर वो कहता है, ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है। बातों बातों में देशपांडे पूछती है, आप पुलिस ऑफिसर क्यों बने? तेजस मजाक में कहता है, क्या हम दोस्त बन गए हैं? देशपांडे बोलती है, हम साथ काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को जानना जरूरी है। आप तो मेरे बारे में सब जानते ही हैं। तेजस कहता है, नहीं, सब कुछ नहीं जानता। तेजस पूछता है, आप लोगों को कैसे मारती थी? देशपांडे कहती है, मैं इसका जवाब दूंगी, पर बदले में आपको मेरा भी एक सवाल का जवाब देना होगा। तेजस राजी हो जाता है। देशपांडे कहती है, आप और देश के सिपाही जिस वजह से लोगों को मारते हैं, मैं भी उसी वजह से मारती थी। तेजस पूछता है, मतलब आप लोगों को मारकर देश की रक्षा करती थी? देशपांडे पूछती है, अगर आपके पास कोई और रास्ता ना हो तो क्या आप खून नहीं करते? तेजस कहता है, हाँ, मैं मारता। देशपांडे पूछती है, क्यों? क्योंकि समाज ने आपको इजाजत दी है इसीलिए? तेजस जवाब देता है, नहीं, क्योंकि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए इसीलिए। देशपांडे कहती है, बिल्कुल सही, मैंने जिन्हें भी मारा वो भी बहुत बुरे लोग थे, वो राक्षस थे। यकीन ना हो तो अरुण से पूछ लीजिएगा। इसके बाद तेजस अपने बारे में बताता है कि उसके माता पिता नहीं हैं। उसके पिता की मौत कैंसर से हुई थी और माँ की एक्सीडेंट में। वो अपनी पत्नी के बारे में बताता है और खाना खाकर वहां से निकल जाता है। बाद में एक ऑफिसर उसे होश और देशपांडे की मीटिंग वाली वीडियो का पेन ड्राइव देता है। तेजस उस आवाज को साफ करवाने के लिए साइबर लैब पहुंचता है। साइबर लैब का लड़का तेजस को बताता है कि आवाज तो बहुत धुंधली है, लेकिन वो उसे साफ करने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद तेजस हॉस्पिटल में डॉक्टर को फोन करके होश के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि होश अब पूरी तरह से पागल हो गया है। रात को तेजस अपने परिवार के साथ मिलकर अजूबा नाना का जन्मदिन मनाता है और सब बहुत अच्छा समय बिताते हैं। दूसरी तरफ देशपांडे बाहर बैठी थी और उसके सामने गार्ड इमरान अपने स्मार्टफोन पर गाने सुन रहा था। इमरान ने देशपांडे के खाने की बहुत तारीफ की। देशपांडे को स्मार्टफोन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो इमरान से बोलती है कि उसे स्मार्टफोन चलाना सीखना है। वो कहती है कि उसे नई चीजें सीखना पसंद है और जब वो जेल गई थी तब तो स्मार्टफोन नहीं होते थे, लेकिन इमरान मना कर दिया क्योंकि देशपांडे एक कैदी थी और उसे फोन चलाने देना कानूनन गलत था। इधर कातिल उस आदमी जिसे वो बाहर से फॉलो कर रहा था उसके फ्लैट तक पहुंच जाता है। वो उसे भी बिल्कुल उसी तरह गले में रस्सी लपेट कर मार डालता है। रात को सोते समय देशपांडे एक बुरा सपना देखती है। असल में वो सपना नहीं, उसके बचपन की एक कड़वी सच्चाई थी। वो देखती है कि कैसे छोटी उम्र में वो एक आदमी को देखकर बहुत डर गई थी। नींद खुलने के बाद वो घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभाल कर वो ध्यान लगाने लगती है। सुबह होते ही पूरे शहर में फिर से खलबली मच जाती है क्योंकि एक और रहस्यमयी कत्ल हुआ था। 44 साल के आईटी कंसल्टेंट डीके मूर्ति की उनकी फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि ये मर्डर भी उसी पुराने तरीके से किया गया है, यानी कि ये भी मिसेस देशपांडे के कॉपी कैट का ही काम था। तेजस लाश को देखकर अरुण से कहता है, कातिल शारीरिक रूप से काफी ताकतवर है क्योंकि मारने वाले का वजन 86 किलो था। इतने भारी इंसान को मारना किसी कमजोर इंसान के बस की बात नहीं। अरुण कहता है, कातिल ने अब कत्ल करने के बीच का समय कम कर दिया है। 10 दिन पहले ही उसने विराट को मारा था। अब हमारे पास वक्त नहीं है, हमें एक स्पेशल टीम बनानी होगी, लेकिन ध्यान रहे कि इस टीम को देशपांडे के बारे में कुछ पता न चले क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट है। अरुण एक स्पेशल टीम बनाता है जिसके बारे में डिपार्टमेंट में किसी को खबर नहीं थी। तेजस सबको उनके काम समझा देता है। इसके बाद अरुण और तेजस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया को बताते हैं कि ये चारों मर्डर्स एक ही कातिल ने किए हैं और इस केस को तेजस संभाल रहा है। इधर देशपांडे गार्ड ओमकार के फोन पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देख लेती है। तभी हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। वो अपनी पीठ पर एक टैटू बनवा रहा था। टैटू में एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सुकून से लेटा हुआ था। टैटू बनवाते समय एलेक्स वही न्यूज देख रहा था। न्यूज में तेजस को देखकर एलेक्स धीरे से मुस्कुराता है। इधर साइबर टीम देशपांडे की उस धुंधली आवाज को साफ कर देती है और वो ऑडियो तेजस को सुनाती है। उस वक्त देशपांडे ने होश से कहा था, तुम्हारी इस नौटंकी के बाद अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हो। तुम दुनिया के सबसे निकम्मे, डरपोक और कायर इंसान हो। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। इसीलिए नाटक बंद करो और खुद को आजाद कर लो, यानी कि अपनी जान दे दो। जिस वक्त तेजस ये ऑडियो सुन रहा था, ठीक उसी वक्त हॉस्पिटल में होश बिस्तर पर लेटा हुआ देशपांडे की यही बातें सोच रहा था। होश को भी लगने लगता है कि उसे जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल की खिड़की का कांच तोड़ देता है और उसी टुकड़े से खुद को खत्म कर लेता है। इधर ऑडियो सुनने के बाद तेजस को शक हो जाता है कि होश खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो तुरंत डॉक्टर को फोन करके होश को चेक करने को बोलता है, लेकिन जब तक डॉक्टर पहुंचते हैं होश की मौत हो चुकी होती है। दूसरी तरफ देशपांडे गार्ड इमरान से बातें करते हुए कहती है, मुझे मोदक बनाना बहुत पसंद है। मेरे बनाए मोदक बहुत ही पॉपुलर है। मैं आप सबके लिए एक मोदक बनाऊंगी। तभी सिक्योरिटी टीम का
लीडर ओमकार आकर इमरान पर गुस्सा करता है कि वो एक कैदी से इतनी बातें क्यों कर रहा है। वो देश पांडे को भी डांटता है कि उसे सिर्फ खाना बनाने की इजाजत है, गप्पे मारने के लिए नहीं। थोड़ी देर बाद तेजस आता है और देश पांडे को वो ऑडियो सुनाकर बोलता है, होश ने खुद को खत्म कर लिया और आपने ही उसे इसके लिए उकसाया था। देश पांडे शांति से जवाब देती है, होश तो वैसे भी मरने ही वाला था, मैंने तो बस उसका समय थोड़ा पहले कर दिया। तेजस कहता है, आपने ऐसा इसीलिए किया ताकि आपका राज हमेशा के लिए राज बना रहे, है ना। देश पांडे ये बात मान लेती है कि इसी वजह से उसने होश को उकसाया था। इसके बाद तेजस नए शिकार डीके मूर्ति की फोटो देश पांडे को दिखाता है। देश पांडे कहती है, मुझे लगता है कि कातिल और मरने वाला एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मरने वाला काफी भारी भरकम इंसान था, ऐसे आदमी को काबू करना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो जान पहचान वाले हों तो कातिल का उसके करीब पहुंचना आसान हो जाता है। जबकि यह कत्ल भी देश पांडे के स्टाइल में था, इसीलिए वो तेजस के साथ एक छोटा सा एक्टिंग करके प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है कि खूनी ने किस तकनीक का इस्तेमाल करके मर्डर किया होगा। इसके बाद तेजस अपनी सीक्रेट टीम के साथ बैठकर डिस्कशन करता है। वो टीम से कहता है कि चारों मरने वालों की प्राइवेट जिंदगी के बारे में सारी जानकारी जुटाओ। ये चारों लोग जरूर किसी एक कॉमन इंसान से मिलते होंगे और हमें उसी इंसान को ढूंढना होगा। तभी होश के चाचा जीहान का फोन आता है। वो कहता है कि मैं एक जरूरी बात बताना भूल ही गया था। 5-6 साल पहले कोर्ट की सारी फाइलों को डिजिटल करने का ऑर्डर आया था और ये काम एक आईटी कंपनी को मिला था। इसका मतलब उस कंपनी के किसी कर्मचारी ने देश पांडे की फाइल जरूर पढ़ी होगी। तेजस अपनी टीम को तुरंत उस कंपनी और उस कर्मचारी का पता लगाने को बोलता है। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो घर लौटकर अरुण और तेजस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखता है। हम देखते हैं कि एलेक्स की पीठ पर जो टैटू था वैसे ही एक पेंटिंग उसके कमरे की दीवार पर भी बनी है। न्यूज देखने के बाद एलेक्स अपने बैग से एक पुरानी फोटो निकालता है। वो फोटो देश पांडे की थी, जिसमें उसके दोनों तरफ 2 छोटे लड़के खड़े थे। फोटो देखकर एलेक्स काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो अपने बैग से कुछ पुरानी चीजें निकालता है जिनमें वही हरे रंग की रस्सी भी थी। अजीब बात यह है कि अब तक जितने भी मर्डर हुए कातिल ने सब में वैसे ही रस्सी का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ पत्रकार प्रतीक कमिश्नर अरुण को फोन करता है और कहता है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुणे वाले मर्डर का जिक्र क्यों नहीं किया? आप ये क्यों नहीं मान रहे कि पुणे वाला वही पुराना सीरियल किलर वापस आ गया है? अरुण चिढ़कर कहता है कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तब प्रतीक उसे धमकी देता है कि अगर पुलिस ने कुछ नहीं बताया तो वो खुद न्यूज में सब कुछ दिखा देगा। इसके बाद हम तेजस की पत्नी तन्वी को देखते हैं। तन्वी तेजस से बहुत नाराज है क्योंकि उसने उसे बताया नहीं कि वो सीरियल किलर वाले केस पर काम कर रहा था, लेकिन तेजस उसे मना लेता है। थोड़ी देर बाद तेजस के अजूबा नाना उसके लिए खाना लाते हैं। उन्होंने भी न्यूज देखी थी और वो तेजस की सुरक्षा को लेकर काफी डरे हुए थे। तेजस उन्हें समझाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। फिर अजूबा मंदिर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स दूर से उन सब का पीछा कर रहा था, लेकिन तेजस का ध्यान उस पर नहीं जाता। इधर देश पांडे सिक्योरिटी टीम के लिए मोदक बनाती है और उसमें उन जहरीले मशरूम का पाउडर मिला देती है जिन्हें वो जेल से चुरा कर लाई थी। ओमकार को छोड़कर बाकी सब पुलिस वाले वो मोदक खा लेते हैं। ओमकार मना कर देता है और कहता है कि वो किसी कैदी के हाथ का खाना नहीं खाता। मोदक खाते ही सभी पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं। देश पांडे कमरे की लाइट बंद करके इंतजार कर रही थी। जैसे ही सब बेहोश हुए उसने लाइट जलाई और पेट पकड़कर चिल्लाने का नाटक करने लगी। सीसीटीवी में यह देखकर ओमकार दौड़कर उसके पास आया। तभी देश पांडे उस पर हमला कर देती है। वो ओमकार को भी बेहोश कर देती है और उसका वॉलेट छीनकर पैसे लेकर वहां से भाग जाती है और वो पूरी रात सड़क किनारे बैठकर गुजारती है। अगली सुबह जब ओमकार को होश आता है तो वो तुरंत तेजस को फोन करके सब बताता है। तेजस वहां पहुंचकर पुलिस वालों पर काफी गुस्सा करता है। उसका गुस्सा करना सही भी था क्योंकि 6 ट्रेनिंग पाए हुए पुलिस वालों को एक 50 साल की औरत ने बेवकूफ बना दिया और भाग गई। अरुण भी वहां पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखता है और तेजस से कहता है, तुम सही थे, हमें इस सीरियल किलर पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो सिर्फ हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। उधर सुबह जैसे ही तन्वी अपना सैलून खोलती है देश पांडे वहां पहुंचती है। वो तन्वी से बाल कटवाने के लिए कहती है। पहले तो तन्वी मना करती है क्योंकि देश पांडे ने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, लेकिन बार बार कहने पर वो मान जाती है। फिर तन्वी बहुत ध्यान से उसे अपनी सर्विस देने लगती है। इधर अरुण के मन में शक पैदा होता है कि कहीं देश पांडे तेजस के परिवार को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसके पीछे एक पुरानी वजह थी जो हमें बाद में पता चलेगी। वो तेजस से पूछती है, क्या देश पांडे तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ जानती है? तेजस बताता है कि उस दिन खाने के दौरान उसने परिवार के बारे में कुछ पूछा था। ये सुनकर अरुण परेशान होता है और तेजस से कहता है, तुरंत अपने घर वालों का पता करो। तेजस पहले अपने अजूबा नाना को फोन करता है, वो बिल्कुल ठीक थे। फिर वो अपनी पत्नी तन्वी को फोन करता है, लेकिन उस वक्त तन्वी देश पांडे के बाल काट रही थी, इसीलिए वो फोन नहीं उठाती। तेजस बहुत डर जाता है। खुशकिस्मती से तन्वी के सैलून का सीसीटीवी का एक्सेस तेजस के पास था। फुटेज देखते ही उसे पता चल जाता है कि देश पांडे सैलून के अंदर ही बैठी है। वो बिना देर किए सैलून पहुंचता है। बाल कट चुके थे। तेजस अंदर जाते ही देश पांडे को अपने साथ बाहर आने को बोलता है। तन्वी पूछती है क्या वो इस औरत को कैसे जानता है, तो देश पांडे
पांडे झूठ बोलती है कि आज उनकी एक मीटिंग तय थी। तेजस भी हाँ में हाँ मिलाता है और उसे लेकर वहां से निकलता है। सैलून के बाहर से एलेक्स दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। तेजस देशपांडे को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो देशपांडे का इनकाउंटर कर देगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि इतनी खतरनाक कातिल और जिंदा रहे। देशपांडे ये सब कुछ समझ जाती है और कहती है, क्या आप वाकई मेरा इनकाउंटर करना चाहते हैं? अगर मैं जिंदा रही तो आपकी मदद कर पाऊंगी। तेजस गुस्से में कहता है, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तन्वी के पास जाने की? देशपांडे कहती है, अगर आपने मुझे मार दिया तो अपने सीनियर को क्या जवाब देंगे? तेजस बोला, मैं किसी की परवाह नहीं करता। देशपांडे कहती है, मैं मौत से नहीं डरती लेकिन अब मैं जीना चाहती हूँ। तेजस कहता है, जिन्हें तुमने मारा वो भी यही कहते होंगे। तुम्हें जिंदा रखने की कोई वजह नहीं है। तब देशपांडे कहती है, मैं अपने बेटे के लिए जीना चाहती हूँ। जैसे ही तेजस उसे गोली मारने वाला होता है, देशपांडे चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी माँ किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी थी। तुम्हारी माँ इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। ये सुनकर तेजस के हाथ से पिस्तौल नीचे झुक जाती है। वो दंग रह जाता है। इसके बाद तेजस देशपांडे को वापस उसी सेफ हाउस में ले जाता है। वहाँ अरुण और सिक्योरिटी टीम गुस्से में इंतजार कर रही थी। देशपांडे को अंदर भेजकर तेजस अरुण से पूछता है, ये मेरी माँ है, ये बात आप पहले से जानते थे, है ना? अरुण सच बताता है कि 25 साल पहले देशपांडे के साथ उसकी एक डील हुई थी। डील ये थी कि वो अपने 8वें मर्डर की बात कबूल कर लेगी लेकिन बदले में तेजस को उससे दूर रखना होगा। देशपांडे नहीं चाहती थी कि उसकी परछाई भी उसके बेटे पर पड़े। तेजस पूछता है, तो फिर इस केस में मुझे शामिल करने का आइडिया भी उसी का था क्या? अरुण बताता है कि उस दिन जब देशपांडे ने कहा था कि वो मदद के बदले कुछ चाहती है तो उसने यही मांगा था कि इस केस में उसके बेटे तेजस को शामिल किया जाए। ये सुनकर तेजस टूट जाता है और कहता है कि इस केस से मुझे बाहर निकाल दीजिए। अरुण उसकी बात मान लेता है। इसके बाद अरुण देशपांडे से बात करने जाता है। देशपांडे इस तरह बिना बताए बाहर जाने के लिए अरुण से माफी मांगती है। अरुण गुस्से में पूछता है, तुमने मेरी टीम को बेहोश कैसे किया? देशपांडे बताती है, मैंने जेल के अंदर मशरूम उगाए थे। वो बहुत ज्यादा जहरीले नहीं थे, बस कुछ देर के लिए इंसान को बेहोश कर देते हैं। ओमकार ने खाना खाने से मना कर दिया, इसीलिए उसके लिए मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। अरुण पूछता है कि अगर वो मर जाते तो क्या होता? देशपांडे कहती है, आप अच्छे से जानते हैं मैं किसी बेगुनाह को नहीं मारती। अरुण कहता है, तुम जेल से मशरूम लेकर आई थी, इसका मतलब तुम्हारा ये प्लान पहले से ही था। देशपांडे जवाब देती है, प्लान नहीं था, बस सोचा था कि कभी काम आ सकते हैं इसलिए ले आई थी। अरुण ने पूछा, भागने की कोशिश क्यों की? देशपांडे इमोशनल होकर कहती है, मैंने जब भी तेजस को अपने सामने देखा मेरा मन किया कि उसे गले लगा लूं। मैंने बहुत मुश्किल से एक माँ की ममता को दबाकर रखा है। मैं बस अपने बेटे के हंसते खेलते परिवार को करीब से देखना चाहती थी और कुछ नहीं। और मुझे भागना ही होता तो मैं तन्वी के सैलून में जाकर नहीं बैठी रहती। अर्जुन पूछता है, तुम सैलून सुबह 10 बजे गई थी लेकिन यहाँ से तुम सुबह 3 बजे भागी थी। बाकी समय तुम कहाँ थी? जरूर तुम उस कॉपी कैट कातिल से मिलने गई थी जिसे तुमने खुद तैयार किया है। देशपांडे साफ मना कर देती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरुण कहता है कि तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी और वो अब उसे वापस जेल भेज देगा। दूसरी तरफ तेजस अपने नाना के पास जाता और पूछता है, उन्होंने इतने सालों तक उसकी माँ के बारे में झूठ क्यों बोला? अजूबा कहता है, मैंने तुम्हारी माँ को वादा किया था कि तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तेजस दुखी होकर कहता है, मेरी माँ एक सीरियल किलर है। अजूबा उसे समझाता है, ये बात तुमसे छुपाई गई तभी तुम आज एक नेक इंसान बन पाए हो। तुम्हारी माँ का फैसला सही था। तेजस चिढ़कर कहता है कि आप भी अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं। उसने 8 लोगों की जान ली है। अजूबा कहते हैं, फिर भी वो एक अच्छी माँ थी। उसने अपने पापों का साया तुम पर कभी पड़ने नहीं दिया। तेजस हंसते हुए कहता है, हो सकता है कि उसकी तरह कोई पागल साइको मेरे अंदर अभी भी छुपा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। एक पल में मेरी दुनिया बदल गई। इधर पत्रकार प्रतीक अपनी न्यूज में 25 साल पुराने पुणे वाले मर्डर केस का खुलासा कर देता है। न्यूज देखकर सीक्रेट टीम की सदस्य पल्लवी और हानिया सोचने लगती है कि क्या पुराना कातिल वापस आ गया है या कोई उसकी नकल कर रहा है। पल्लवी पूछती है, क्या उस आईटी कंपनी का पता चला? हानिया बताती है कि जाइनोकॉम टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को पुणे कोर्ट का प्रोजेक्ट मिला था। पूरी रात रिसर्च करने के बाद सुबह हानिया पल्लवी को बताती है कि 7 महीने पहले उस कंपनी के कर्मचारी सुनील गुप्ता की मौत हुई थी। उसकी लाश एक बंगले के कुएं में मिली थी। सुनील को भी गले में रस्सी लपेट कर मारा गया था। पल्लवी फोटो देखकर समझ जाती है कि ये भी उसी पुरानी पैटर्न का मर्डर है। वो ये जानकारी देने के लिए तेजस को फोन करती है लेकिन तेजस जानबूझकर फोन नहीं उठाता क्योंकि वो अब इस केस पर काम नहीं करना चाहता। तेजस ने जब कॉल नहीं उठाया तो पल्लवी सीधे कमिश्नर अरुण के पास पहुंच गई। सुनील की लाश की तस्वीरें देखकर अरुण को भी लगा कि ये उसी कॉपी कैट का काम है। वो देशपांडे के पास पहुंचा जिसे उस वक्त वापस जेल भेजने की तैयारी चल रही थी।
जब अरुण ने देश पांडे को सुनील की फोटो दिखाई तो उसने कहा, मुझे यकीन है कि ये मर्डर भी उसी कॉपी कैट ने किया है। अरुण ने पूछा कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मुझे पता है कि तुमने कभी किसी को मारकर कुएं में नहीं फेंका, फिर उस कातिल ने ऐसा क्यों किया? देश पांडे ने कहा, इसका जवाब मैं सिर्फ तेजस को ही दूंगी। अरुण बोला कि तेजस तुमसे मिलना नहीं चाहता, पर देश पांडे ने उसे मनाने की जिद की। मजबूर होकर अरुण ने तेजस को फोन किया। तेजस ने कहा, हो सकता है वो कातिल के बारे में कुछ ना जानती हो और बस मुझसे मिलने के लिए झूठ बोल रही हो। तब अरुण ने बताया कि सुनील उसी जाइनोकॉम कंपनी में काम करता था जिसने कोर्ट की फाइलें डिजिटल की थी। अरुण ने तेजस से वादा किया कि अगर इस बार देश पांडे की मदद से कातिल नहीं पकड़ा गया तो वो उसे पक्का जेल भेज देंगे। अरुण के कहने पर तेजस फिर से देश पांडे से बात करने के लिए अब राजी हो गया। जब वो वहां पहुंचा तो देश पांडे ने उसे बेटा कहकर बुलाया। तेजस भड़क गया और बोला कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, ये सब इमोशनल बातें छोड़कर काम की बात कीजिए। आपको क्या लगता है कि सुनील को कॉपी कैट ने मारा है? देश पांडे ने पुरानी कहानी सुनाई। जब वो शेफ का काम करती थी तब एक मंगलवार की रात करीब 10 बजे वो किचन साफ कर रही थी। तभी जोसेफ नाम का एक आदमी नशे में आया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। तब देश पांडे मतलब जीनत ने उसे रोका तो उसे बहुत मारा और घसीटते हुए कुएं के पास ले गया। उसने जलती हुई सिगरेट से उसके शरीर को जलाना शुरू किया। खुद को बचाने के लिए जीनत के पास रखी बाल्टी से जोसेफ के सिर पर वार किया और फिर बाल्टी वाली रस्सी उसके गले में लपेटकर उसे मार डाला। तेजस ने पूछा, ये सच है या कोई कहानी? तब देश पांडे ने अपने शरीर पर सिगरेट के जले हुए निशान दिखाए, जिसे देखकर तेजस को यकीन हो गया। देश पांडे ने आगे बताया कि उस वक्त उसके पिता बाहर आए और वो सब समझ गए। उन्होंने बिना कुछ बोले जोसेफ की लाश कुएं में डाल दी और कुएं को ऊपर से बंद कर दिया ताकि किसी को पता न चले। यही देश पांडे का पहला मर्डर था जिसके बारे में पुलिस की फाइल में कहीं कोई जिक्र नहीं था। तेजस और अरुण के मन में अब एक ही सवाल था कि अगर किसी को इस बारे में पता ही नहीं था तो कातिल को कैसे पता चला? देश पांडे ने बताया, शायद जोसेफ के बेटे ने कुछ देख लिया हो। उसने बताया कि उस रात जोसेफ का बेटा एलेक्स किचन के अंदर ही था, लेकिन उसने क्या क्या देखा ये वो नहीं जानती। देश पांडे को इस बात का बुरा लगा कि उसकी वजह से एलेक्स अनाथ हो गया, इसलिए उसने एलेक्स को अपने पास रखा और अपने बेटे की तरह पालने लगी। ये सुनकर तेजस बोला, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। देश पांडे ने कहा, तब तुम सिर्फ 4 साल के थे। तेजस ने पूछा, एलेक्स अब कहाँ है? देश पांडे ने जवाब दिया, जब अरुण ने मुझे अरेस्ट किया उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। इसके बाद तेजस अपने अजूबा नाना को फोन करता और पूछता है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। अजूबा कहता है, तो और क्या करता? उस शैतान जोसेफ के लिए क्या अपनी बेटी को जेल भेज देता? उसकी लाश आज भी उसी कुएं में पड़ी है, इसलिए मैंने वो पुराना घर आज तक नहीं बेचा। तेजस पूछता है कि एलेक्स कहाँ है? अजूबा बताते हैं कि देश पांडे के अरेस्ट होने के बाद उन्होंने एलेक्स को एक ऑर्फनेज में भेज दिया था। अजूबा उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक बुरे इंसान का बेटा था। वहाँ छोड़ने के बाद एलेक्स का क्या हुआ ये अजूबा को भी नहीं पता। तेजस उस अनाथ आश्रम का पता लगाकर वहाँ पहुँचता है। वहाँ का मैनेजर बताता है कि एलेक्स बचपन से ही बहुत ज्यादा गुस्सैल बच्चा था और बात बात पर मारपीट करता था। थोड़ा बड़ा होने पर उसने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी और बाद में ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया। मैनेजर ने बताया कि 20 साल का होने पर वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद उसने सिर्फ एक बार मैनेजर से कांटेक्ट किया था। तेजस वो फोन नंबर ले लेता है जिससे एलेक्स ने फोन किया था। मैनेजर भी यही बताता है कि एलेक्स के पास एक सीक्रेट बैग था जिसे उस आश्रम के 12 सालों में कभी किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। अनाथ आश्रम से बाहर आकर तेजस अपनी टीम को वो नंबर ट्रैक करने के लिए बोलता है। इसके बाद तेजस अपने नाना के उसी पुराने घर में जाता है। पुलिस टीम वहां के कुएं से जोसेफ की हड्डियां निकाल लेती है। इसी बीच तेजस को एलेक्स की लोकेशन मिल जाती है और वो सीधे उसके घर पहुंचता है, लेकिन एलेक्स घर पर नहीं था। तेजस चौकीदार से चाबी लेकर घर के अंदर तलाशी लेना शुरू कर देता है। जिस वक्त तेजस घर की तलाशी ले रहा था ठीक उसी वक्त एलेक्स तेजस के घर पहुंच जाता है। वो तन्वी से कहता है कि वो तेजस का बचपन का दोस्त है। तन्वी उस पर भरोसा करके उसे घर के अंदर बिठाती है, पर तभी तन्वी की सहेली दिव्या वहां आ जाती है, जिसे देखकर एलेक्स तुरंत वहां से निकल जाता है। तन्वी ने तेजस को फोन करके बताया कि उसका दोस्त एलेक्स आया था। ये सुनते ही तेजस घबरा गया। तन्वी ने बताया कि लड़का थोड़ा अजीब था, इसलिए उसने छिपकर उसकी फोटो खींच ली। तन्वी की इस समझदारी से तेजस काफी खुश हुआ और वो फोटो अपनी टीम को वो भेज देता है। इधर तेजस को एलेक्स के कमरे से एक क्लब के बहुत सारे कार्ड मिलते हैं। उसे शक होता है कि एलेक्स या तो वहाँ काम करता है या वहाँ का कस्टमर है। एलेक्स अपनी टीम के साथ उस क्लब पहुँचता है और सबको
सावधान कर देता है कि एलेक्स खतरनाक है और उसे जिंदा पकड़ना है। थोड़े ही मशक्कत के बाद तेजस एलेक्स को पकड़ लेता है। जब एलेक्स को रिमांड पर लिया जाता है तो उसने तेजस से कहा, इतने सालों बाद तुझे सामने देखकर अच्छा लगा। तेजस ने जवाब दिया, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सुना कि तू बहुत होशियार लड़का था, पर आखिर इस अपराध के रास्ते पर क्यों आ गया? एलेक्स कहता है, जब अजूबा मुझे अनाथ आश्रम छोड़कर आए थे तो शुरू में मुझे बहुत दुख होता था, तुम सब पर काफी गुस्सा आता था, पर मुझे बाद में समझ आया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब ऊपर वाले का दोष है। उसने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। इस दुनिया में सिर्फ वही मुझे प्यार करती थी। इसी दुख में मैं अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। एलेक्स आगे बताता है कि फिर एक दिन मैंने तुम्हें टीवी पर देखा तो तुम्हें फॉलो करना शुरू किया। मुझे लगा कि माँ मर चुकी है, लेकिन एक दिन मैंने भाभी के सैलून के सामने माँ को देख लिया। तब मुझे पता चला वो जिंदा है। मैं हमेशा तुम लोगों पर नजर रखता था और देखो अब मुझे मेरा पूरा परिवार वापस मिल जाएगा। ये कहते कहते एलेक्स थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है। तब तेजस वो बैग दिखाते हुए पूछता है, तो फिर इन सब चीजों का क्या मतलब है? ये बैग तेजस को एलेक्स के घर से मिला था। बैग देखकर एलेक्स भड़क जाता और कहता है कि आज तक मैंने किसी को ये बैग छूने नहीं दिया, तो तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? वो घबराने लगता है तो तेजस उसे शांत करता है। तब एलेक्स कहता है, तू मेरा भाई है, इसलिए तुझे ये बैग देखने का हक है। तेजस पूछता है, इतने मर्डर्स क्यों किए? एलेक्स हैरान होकर बोलता है, कैसे मर्डर? तेजस बैग से औरतों के कपड़े, देश पांडे की फोटो और वही हरी रस्सी निकालकर पूछता है, तो इन सब का क्या मतलब है? एलेक्स बताता है कि जिस दिन अजूबा उसे अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहा था, उसी दिन उसने मौका पाकर देश पांडे की अलमारी से जो मिला वो सब बैग में भर लिया। ये सब उसकी माँ की यादें थी। ये रस्सी, ये कपड़े, ये सब उसकी माँ के हैं, मतलब देश पांडे की। वो इन्हीं यादों के सहारे इतने साल जिंदा रहा। ये सुनकर तेजस उलझन में पड़ जाता है कि क्या एलेक्स सच बोल रहा है या नाटक कर रहा है। तभी पल्लवी आकर कहती है कि क्लब के मैनेजर से बात की। जिस वक्त वो चारों मर्डर हुए थे, एलेक्स उसी नाइट क्लब में ड्यूटी पर था और एक बार भी बाहर नहीं गया। तेजस समझ जाता है कि एलेक्स मर्डरर नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद तेजस एक दिन एलेक्स को अपने घर पर डिनर पर बुलाता है। एलेक्स सबके सामने काफी खुश होकर खाना खाता है। वो कहता है कि भाभी का खाना बहुत अच्छा है, पर माँ जैसा नहीं। तेजस पूछता है, तुझे इतना सब कुछ कैसे याद है? एलेक्स कहता है, तेरी जिंदगी माँ के प्यार में सुकून से भी थी, पर मेरी जिंदगी माँ बाप की मार से शुरू हुई थी। पिता की मौत के बाद जब मैं तुम लोगों के पास आया तो माँ के प्यार ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, इसलिए मुझे सब कुछ याद है। एलेक्स अपनी माँ से मिलना चाहता है, पर तेजस झूठ बोल देता है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है और अभी मिलना नामुमकिन है। पर एलेक्स की जिद के आगे तेजस मान जाता है। इसी बीच एक लड़का तेजस के लिए एक पार्सल लेकर आता है। तेजस पैकेट खोलता है तो अंदर एक फोन निकलता है। फोन में एक मरे हुए शिकार की फोटो थी और साथ में एक नोट, कल रात 12 बजे मैं मिसेस देश पांडे से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। देश पांडे के रेस्टोरेंट में सुहास नाम का एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ खाना खाने आता है। सुहास खाना नहीं खा रहा था, इसीलिए उसके पिता उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। ये देखकर देश पांडे समझ जाती है कि सुहास का बाप अच्छा इंसान नहीं है। जब वो छिपकर सुहास के शरीर की जांच करती है तो उसे चोट के अनगिनत निशान मिलते हैं जो उसके बाप नहीं दिए थे। देश पांडे तब सुहास को भरोसा दिलाती है कि वो उसकी मदद करेगी। उसी रात देश पांडे अपनी अलमारी से सामान निकालती और चुपके से सुहास के घर पहुंचकर उसके बाप की बेरहमी से हत्या कर देती है। इस घटना का आज के कॉपीकैट कातिल से क्या रिश्ता है, ये हमें जल्द ही पता चलेगा। इधर तेजस वो फोटो और फोन लेकर अरुण को दिखाता और कहता है, ये पक्का उसी कातिल का काम है, वरना इतनी बारीक फोटो किसी और के पास नहीं हो सकती। अरुण कहता है, मुझे लगता है हम देश पांडे को अभी कुछ और दिन अपने पास ही रखना चाहिए, चाहे जो भी हो मुझे उस पर भरोसा है। तेजस भी मान जाता है और अब तय होता है कि पूरी टीम को देश पांडे की सच्चाई बता दी जाए। लेकिन तेजस ये नहीं बताता कि वो उसकी माँ है। हानिया उस फोन की जांच करके बताती है कि मोबाइल ब्लैक मार्केट से खरीदा गया था, इसलिए कातिल की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अब पुलिस देश पांडे के पास वो फोन लेकर बैठती है और कातिल के फोन का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कातिल AI वॉइस का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसकी असली आवाज पहचानी नहीं जा सकती। देश पांडे मतलब जीनत उसे अपनी बातों में फंसाकर उसका नाम जानने की कोशिश करती है। कातिल कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके दिखाए रास्ते पर ही चल रहा हूँ, आप मुझे अपना शिष्य मान सकती हैं। जीनत समझ जाती है कि ये कातिल इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। कातिल को पता था कि पुलिस उसकी बातें सुन रही है, फिर भी उसने देश पांडे के सामने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसने अपना अगला टारगेट चुन लिया है। जीनत बातों बातों में उससे और जानकारी निकालने की कोशिश करती है तो कातिल कहता है, आप फिक्र मत करिए, आज 5वें शिकार को मारकर मैं आपसे बात करूंगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है। बदकिस्मती से कातिल ने फेक IP का
इस्तेमाल किया, इसलिए लोकेशन का पता नहीं चल पाया। अरुण जब जीनत से उसकी राय पूछता है तो वो कहती है, मुझे लगता है कि कातिल कोई लड़की है, लेकिन तेजस ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि सारे सबूत और सीसीटीवी फुटेज किसी लड़के की तरफ इशारे करते हैं। उसने ये भी कहा कि कातिल शायद गे भी हो सकता है। जीनत कहती है, कातिल लड़का हो, लड़की हो या गे हो, वो मेरे तरीके से थोड़ा अलग है। मैं समाज की भलाई के लिए अनजान लोगों को मारती थी, लेकिन ये कातिल अपने पर्सनल रीजंस के वजह से खून कर रहा है। शायद किसी ने उसे दुख पहुंचाया है या उसके साथ अन्याय किया है और वो उसी का बदला ले रहा है। अब पुलिस के पास अगले मर्डर का इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सब वहां से निकलते हैं, पर तेजस अरुण से इजाजत लेकर दोबारा अपनी माँ के पास जाता है। वो पूछता है, उस दिन होश जिस सीक्रेट की बात कर रहा था वो राज मैं था। तब जीनत बताती है कि जेल में वो उसे बहुत याद करती थी, इसलिए उसने होश को तेजस का पता लगाने को कहा था, लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि होश को तेजस की असली पहचान पता चले। किस्मत से एक दिन होश को पता चल गया कि तेजस जीनत का ही बेटा है, इसलिए जीनत ने बहुत चालाकी से होश का ब्रेन वॉश किया और उसे खुद को खत्म करने पर मजबूर किया ताकि तेजस की पहचान का राज हमेशा के लिए दफन रहे। वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से उसके बेटे का करियर या जान खतरे में पड़े। ये सुनकर तेजस काफी इमोशनल हो जाता है। उसने बचपन की एक फोटो में अपनी माँ को काली बिंदी लगाए देखा था, इसलिए वो आज अपनी माँ के लिए काली बिंदी का एक पत्ता खरीद कर लाता है। बेटे से अपना पहला तोहफा पाकर जीनत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद तेजस ने बताया कि एलेक्स उनसे मिलना चाहता है। जीनत खुशी खुशी राजी हो गई। जब तेजस ने बाहर जाकर ये बात एलेक्स को बताई तो वो भी खुशी से झूम उठा। इतने सालों बाद माँ से मिलने की खुशी में उसने ढेर सारी शॉपिंग की। दूसरी तरफ तेजस अपनी टीम के साथ कातिल की अगली चाल का इंतजार करने लगा। उन्होंने हर जगह छानबीन की पर कोई सुराग नहीं मिला। पूरी रात बीत गई पर कातिल का कोई पता नहीं चला। उधर एलेक्स सुबह सुबह माँ से मिलने के लिए तैयार होने लगा, तभी उसके घर की घंटी बजी। एलेक्स को लगा शायद तेजस आ गया, पर वो नहीं जानता था कि कातिल का अगला शिकार वो खुद है। दरवाजा खोलकर उसने आने वाले को बहुत आराम से अंदर बुलाया, जिसका मतलब था कि कातिल एलेक्स का जानकार था। अंदर आते ही उस शख्स ने एलेक्स पर हमला किया और उसे मार डाला। थोड़ी देर बाद जब तेजस एलेक्स के घर पहुंचा और दरवाजा खुला देखा तो उसे अजीब लगा। जैसे उसने अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कातिल एलेक्स को निशाना बनाया जाएगा। बेचारे तेजस ने भारी मन से अपने भाई जैसे दोस्त का अंतिम संस्कार किया और उसका वीडियो अपनी माँ को दिखाया। जीनत ये देखकर पूरी तरह टूट गई। इसी बीच उस कातिल ने फिर से जीनत को फोन किया। जीनत ने बहुत ही नॉर्मल होकर बात की और कहा कि वो कातिल का अगला शिकार अपनी आंखों से देखना चाहती है। उसने कहा कि सालों बीत गए, उसने किसी को मरते हुए नहीं देखा, इसलिए वो अपने शिष्य के जरिए वो एहसास फिर से महसूस करना चाहती है। कातिल खुश हुआ और वो मान गया। उसने अपना नया शिकार चुना और जीनत को वीडियो कॉल करके पूरा मर्डर दिखाने लगा। तेजस और पुलिस की टीम भी ये सब कुछ देख रही थी। इस बार कातिल का शिकार एक डेंटिस्ट था। हानिया ने चालाकी से उस डेंटिस्ट का पता निकाला और तेजस तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच गया। कातिल ने डेंटिस्ट के गले में रस्सी डाल दी थी, पर इससे पहले कि वो उसे मारता पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देख कातिल भागने लगा। तेजस ने उसका पीछा किया, पर कातिल ने पीछे से वार करके तेजस को बेहोश कर दिया। तेजस ने उसका चेहरा नहीं देख पाया। अगले दिन जब तेजस की तबीयत ठीक हुई तो जीनत ने उसे फोन पर बताया कि वो समझ गई कि कातिल कौन है। जीनत ने कहा, जब वो कातिल डॉक्टर को मारने की तैयारी कर रहा था तब वो एक गाना गुनगुना रहा था। यही गाना मैंने सुहास के पिता को मारते समय गाया था। मैं हर शिकार को मारते वक्त एक अलग गाना गाती थी। इसका मतलब ये कातिल सुहास के परिवार से जुड़ा है। जीनत ने बताया कि सुहास की माँ तो बूढ़ी हो गई है, इसीलिए ये शायद सुहास कर रहा होगा। शायद उस रात बचपन में सुहास ने मुझे देख लिया और अब उसी का बदला ले रहा है। ये सुनते ही तेजस सुहास की तलाश में निकल पड़ता है। सबसे पहले वो सुहास की माँ से मिलने गया, जो अब ओल्ड एज होम में रहती थी। सुहास की माँ को डिमेंशिया था, मतलब भूलने की बीमारी। जब तेजस उनके सामने गया तो वो उसे अपना बेटा समझने लगी। उसने तेजस से कहा, बेटा तू जल्दी खाना खा ले वरना तेरा बाप आ जाएगा, और तू ये लड़कियों की तरह साड़ी पहनना और लिपस्टिक लगाना बंद कर दे। तुझे पता है तेरे पिता ये सब पसंद नहीं करते। ये सुनकर तेजस समझ गया कि सुहास शरीर से लड़का था लेकिन मन से एक लड़की था। इसी वजह से उसके पिता उससे नफरत करते थे। इसके बाद तेजस उस डेंटिस्ट डॉक्टर से मिलने गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम शेफाली था। वो एक क्लब में मिले थे। एक दिन जब शेफाली डॉक्टर के घर गई तो डॉक्टर को एहसास हुआ कि उसने जेंडर सर्जरी कराई है, यानी कि वो पहले एक लड़का था। डॉक्टर होने के नाते उसे समझने में देर नहीं लगी। इसके बाद डॉक्टर ने उससे रिश्ता तोड़ लिया।
कल उसी शेफाली ने डॉक्टर को मारने की कोशिश की थी। अब तेजस को पक्का हो गया कि सुहास ने ही सर्जरी कराकर अपना नाम शेफाली रख लिया है और वो सबको मार रही है। तेजस ने जब ये बात अपनी टीम को बताई तो देश पांडे को कातिल की एक बात याद आई। कातिल ने कहा था कि वो ये सब प्यार के लिए कर रही है। असल में सुहास मतलब शेफाली बस ये चाहती थी कि लोग उसे वैसे ही अपनाएं और प्यार करे जैसे वो है, लेकिन जब भी उसे धोखा मिलता है वो उस इंसान को मार देती है। तभी सुहास का फिर से फोन आया। इस बार जीनत ने उसे उसका असली नाम सुहास कहकर पुकारा। सुहास ने जीनत पर भरोसा करके वीडियो कॉल किया, इसलिए जीनत का ये धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुस्से में कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैंने आपके बेटे तेजस का हमेशा ख्याल रखा। मैंने उसे वो प्यार दिलवाया जिसकी कमी वो हमेशा महसूस करता था, लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब मैं सबको खत्म कर दूंगी। फोन कटने के बाद जीनत ने तेजस से पूछा, सुहास जरूर तुम्हारे बहुत करीब है, ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किससे मिलता है? तेजस ने कहा, मेरी पत्नी तन्वी से। जीनत ने पूछा, तन्वी से तुम्हारी मुलाकात किसने करवाई थी? तभी तेजस का माथा ठनका। उसकी और तन्वी की मुलाकात उनकी कॉमन फ्रेंड दिव्या ने करवाई थी और यही दिव्या असल में सुहास मतलब के शेफाली थी। तेजस तुरंत तन्वी को फोन करके सावधान करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दिव्या पहले ही तेजस के घर पहुंच चुकी थी। तन्वी ने खुद दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाया। जैसे ही उसने तेजस का फोन उठाया, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दिव्या ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि दिव्या ने तन्वी को जान से नहीं मारा, बल्कि उसे किडनैप करके एक पुरानी जगह पर ले गई। तन्वी उसे छोड़ देने की मिन्नतें करती रही, पर दिव्या ने उसकी एक नहीं सुनी। तन्वी रोते रोते कहती है, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैं तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब दिव्या कहती है, ये सब तुम्हारी सास देश पांडे की वजह से हो रहा है। उन्होंने जो गुनाह किए हैं उसका फल अब तुम्हें भुगतना होगा। दिव्या तन्वी को मारने की तैयारी करती है और आखिरी बार बात करवाने के लिए जीनत को फोन करती है। तब जीनत उसे एक ऑफर देती है, देखो अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। तुम तन्वी को छोड़ दो, उसके बदले मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मुझसे मिलना भी चाहती थी, मुझे सजा भी देना चाहती थी, इसलिए तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। दिव्या को ये बात सही लगती है और वो मान जाती है। तेजस डर जाता है कि ये बहुत रिस्की है, पर जीनत कहती है कि उसके लिए उसका बेटा और उसका परिवार अपनी जान से भी प्यारा है। पुलिस जीनत के पैर में एक ट्रैकर लगा देते हैं। ऑफिसर पल्लवी को शक होता है कि कहीं ये भागने के लिए जीनत की कोई चाल तो नहीं, पर पुलिस के पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। दिव्या उन्हें एक शॉपिंग मॉल में बुलाती है और शर्त रखती है कि अंदर सिर्फ तेजस और उसकी माँ ही आएंगे। तेजस जीनत को लेकर अंदर जाता है। एक जगह पहुंचने के बाद दिव्या को कहे अनुसार तेजस रुक जाता है और जीनत अकेले आगे बढ़ती है। पुलिस छिपकर पीछा कर रही थी, पर दिव्या बहुत चालाक थी। वो तन्वी को छोड़ देती है और बदले में जीनत को हथकड़ी पहनाकर अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। वो दूसरे रास्ते से पुलिस को चकमा देकर निकल जाती है और जाते जाते जीनत के पैर से वो ट्रैकर भी निकाल कर फेंक देती है। इधर तन्वी तेजस को बताती है कि उसे जहाँ रखा गया था वहाँ जाइनोकॉम कंपनी के बहुत सारे लोगो लगे थे। तेजस को अब सुराग मिल जाता है। दूसरी तरफ जीनत गाड़ी में दिव्या से उसके सुहास से शेफाली बनने की कहानी पूछती है। दिव्या कहती है कि मैं कभी मन से लड़का था ही नहीं, बस एक लड़के के शरीर में कैद था। फिर मैंने हिम्मत करके सर्जरी कराई और अपनी नई पहचान दिव्या के साथ जीना शुरू किया। मुझे जाइनोकॉम कंपनी में नौकरी मिल गई और नए दोस्त भी बने। हैरानी की बात यह थी कि जब पुणे कोर्ट की फाइलों को कंप्यूटर में डिजिटलाइज किया गया, तब जीनत की फाइल दिव्या के पास ही आई थी। फाइल पढ़कर उसे पता चला कि जीनत ने ही उसके जालिम पिता को मारकर उसे नई जिंदगी दी थी। वो जीनत की बहुत शुक्रगुजार है। जब उसे पता चला कि वो पुणे की वही मशहूर कातिल है, तो वो उसे मिलने के लिए पागल हो गई। उसने जेल के सिपाही को रिश्वत देकर जीनत की सारी जानकारी निकाली। वो जान गई कि जीनत किन हालात में कातिल बनी थी। जीनत के प्रति उसके मन में हमदर्दी और बढ़ गई और उसने तय किया कि जीनत ने जो उसे खुशी दी है वो उसे वापस लौटाएगी। दिव्या बताती है कि जीनत का एहसान उतारना चाहती थी, इसीलिए उसने तेजस से दोस्ती की और उसकी शादी तन्वी से करवाई। वो हमेशा परछाई की तरह उनके साथ रहती थी ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। दिव्या को भी एक लड़के से प्यार हो गया, लेकिन जब उस लड़के को दिव्या की असलियत पता चली कि वो सर्जरी के बाद लड़की बनी है, तो उसने दिव्या को अधमरा होने तक पीटता रहा। इस चोट से दिव्या की सर्जरी खराब हो गई और वो बहुत ज्यादा टूट गई। उसने खुद को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर उसके अंदर का राक्षस जाग गया। उसने जीनत को अपना गुरु मान लिया और वहीं से मर्डर करने का सिलसिला शुरू हुआ। ये सुनकर जीनत बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। इसी बीच तेजस और पुलिस की टीम दिव्या की लोकेशन ढूंढकर वहां पहुंचती है। वहां दिव्या को तो पकड़ लेते हैं, पर जीनत वहां नहीं थी। सबको लगा वो भाग गई, लेकिन दिव्या ने बताया कि वो भागी नहीं है, बल्कि अपना आखिरी काम पूरा करने गई है। यही कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। जीनत अपने पिता के घर पहुंचती है। उसके पिता उसे देकर
देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। असल में जीनत को बचपन में जो सपने आते थे उनमें वो डरावना आदमी उसके पिता ही थे। उसका पिता बचपन में ही अपनी ही बेटी का शोषण करता था। एक दिन जब जीनत की माँ ने ये देख लिया और पुलिस को बुलाने की धमकी दी तो पिता ने गुस्से में माँ का गला घोटकर उन्हें मार डाला। इसी सदमे की वजह से जीनत दिमागी संतुलन खो बैठी थी और जेल में इलाज के दौरान उसे ये सब याद आया। वो अपने पिता से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। आज मौका पाकर जैसे ही जीनत ने अपने पिता का गला दबाना चाहा, तेजस वहां पहुंच गया। अपने नाना की करतूत जानकर तेजस को इतना गुस्सा आया कि वो खुद उन्हें गोली मारना चाहता था, पर जीनत ने उन्हें रोक लिया। पिता यह अपमान नहीं सह पाया और वो बालकनी से कूदकर खुद को खत्म कर लेता है। लास्ट में जीनत को वापस जेल भेजने की तैयारी होती है। तेजस खुद गाड़ी चलाकर अपनी माँ को जेल ले जा रहा था और पीछे पुलिस की टीम आ रही थी। अचानक तेजस की गाड़ी दूसरे रास्ते पर मुड़ जाती है। जब पुलिस टीम वहां पहुंचती है तो देखती है कि जीनत ने तेजस को हथकड़ी से गाड़ी के साथ बांध दिया है और वो खुद गायब हो गई है। पुलिस अब फिर से उसे ढूंढने में जुट गई है। क्या जीनत फिर पकड़ी जाएगी? क्या उसे अब भी कोई और बदला लेना बाकी है? कहानी इन्हीं सवालों के साथ खत्म होती है। मतलब कि सीजन 2 भी आने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।